देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलर वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके 3 स्टेज हैं। इसमें आपका पहला स्टेज है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, और दूसरा है आपका कॉन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं परंपरागत स्तर, और तीसरा आपका है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या इसे हम बोल सकते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें जो बालक होगा या बच्चे जो होंगे, उनकी आयु होगी 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। और जो कन्वेंशनल स्टेज है, जो बीच की अवस्था है, उसमें बच्चे की आयु होगी 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। और जो उत्तर परंपरागत स्तर है, इसमें बच्चे की आयु होगी 13 वर्ष से आगे प्रौढ़ा अवस्था तक। तो अब हम बात करेंगे कि कितने इसमें चरण हैं। कोहलर वर्ग के नैतिक सिद्धांत का कितने चरण हैं? इसमें कुल 6 चरण हैं। पहले जो आपका प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है, उसमें 2 चरण हैं, और कॉन्वेंशनल स्टेज में भी 2 चरण हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में भी 2 चरण हैं। तो चलिए उन चरण को हम समझें और देखें कि नैतिक विकास के सिद्धांत क्या हैं। यहां पर मैं देख पा रहा हूं पहला आपका है आत्म केंद्रित निर्णय, जिसे हमने 0 नंबर दिया। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि 6 ही इसमें सोपान है, लेकिन यहाँ 7 कैसे हो रहा है, तो इसे मैंने 0 नंबर दिया। आत्म केंद्रित निर्णय, ईगो सेंट्रिक जजमेंट। और दूसरा आपका है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इसको हम एग्जाम्पल से समझें। आत्म केंद्रित निर्णय क्या है? आपका बच्चा 4 से 10 वर्ष का है, उसने कह दिया कि मुझे नेनुआ का सब्जी नहीं खाना है, तो वह स्वयं डिसीजन ले लिया। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी का कि वह नेनुआ की सब्जी खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में क्या होगा कि उसे ये है ऐसा डर कि यदि हम नेनुआ की सब्जी नहीं खाएंगे तो हमारे पिताजी हमको दंड दे सकते हैं, हमारी माताजी हमको दंड दे सकती हैं, और वो आज्ञा पालन भी अनादर के भाव को समझेगा। इसलिए इसमें वह दंड तथा आज्ञा पालन की स्थिति में आपका बच्चा नेनुआ सब्जी खाने लगेगा। यहाँ तो एकदम नहीं खाया आत्म केंद्रित निर्णय में, और यहाँ पे वो कोई भी चीज आपसे मांग लेगा, गुब्बारा मांग लेगा या कुछ और मांग सकता है, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता देखिए बहुत आसान है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में मैं देख रहा हूं कि सापेक्षिक अभिमुखता, रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसमें बच्चे कहते हैं कि पहले आप हमारे सर का जुआ निकालो तो हम आपके सर का जुआ निकालेंगे, या आप मेरे पीठ को गुदगुदी करो तो हम आपकी पीठ को गुदगुदी करेंगे। ये आपका होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में। ये जो सोपान है, इसमें 2 ही सोपान काउंट किए जाएंगे। ये आपका 0 सोपान है, ये 1 है और 2 है। तो पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्री कॉन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, इसमें आपको 2 पॉइंट हमने बताए, 3 पॉइंट बताए, लेकिन काउंटिंग में 2 ही होगा। पूर्व परंपरागत स्तर को हम प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, प्राक रूढ़िगत स्तर भी इसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे परंपरागत स्तर की। इसमें 2 बातें हैं। पहला है परस्पर एकरूप अभिमुखता, दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। परस्पर एक रूप अभिमुखता की बात है। इसमें बच्चा सोचता है कि हम अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनेंगे, इसमें तो उनको इनाम मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए इसमें परस्पर एक रूप अभिमुखता माने अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के लिए बच्चे इसमें तैयार रहते हैं। और अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात, जैसे सामाजिक व्यवस्था बनाने में रुचि, जैसे कहीं निमंत्रण पड़ गया तो बच्चा उसमें अपना पूड़ी परोसने लगेगा। जो समाज के द्वारा माने अधिकार संरक्षण समझ रहा है कि सामाजिक व्यवस्था
सामाजिक व्यवस्था की बात इसमें की जा रही है, उसमें ज्यादा उसका रुचि रहता है। तो परंपरागत स्तर को हम रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं, रूढ़िगत नैतिक स्तर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें आपका जिसका वो टारगेट होता है 13 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक इसमें होते हैं। सामाजिक अनुबंध विधि या सम्मत अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि या सम्मत अभिमुखता क्या है? इसमें क्या होगा कि आपका जो बालक होगा या जो प्रौढ़ होंगे वो आलोचनात्मक ढंग से परख कर तार्किक विचार करते हैं। जैसे दहेज की आलोचना भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसमें सामाजिक अनुबंध जो है उसके तरफ वो ओरिएंटेशन उनका है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विमुक्ता में क्या है? इसमें तार्किक व्यापकता होगी, सार्वभौमिकता होगी, एक रूपता होगी, उचित अनुचित का निर्णय होगा, और इसमें अमूर्त चिंतन होगा और नैतिक चिंतन होगा। तब जाकर के इसमें आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विमुक्ता होगी। आपको बताना मैं चाहूंगा कि कोहलबर्ग का जो जन्म है वो ब्रोक्सविले, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। जन्म इनका 25 अक्टूबर 1927 को तथा मृत्यु इनका 19 जनवरी 1987 को हुआ। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया पहले, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पहले इन्होंने दिया 1969 को, लेकिन बाद में इन्होंने इसमें संशोधन किया 1981 और 1984 में इनका संशोधन हुआ। यही इनका नैतिक। देखिए जो कोहलबर्ग साहब थे, इनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, कुछ विद्वानों का मत है कि ये 1958 में अपना मत दिए थे नैतिक विकास का सिद्धांत 1958, और कुछ विद्वान 1969 को बताते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 1958 और 1969 ऐसा विद्वानों में अपना अपना मत है।